यूपीएससी की तैयारी करते समय हमें कुछ जो सबसे बड़े निर्णय लेने होते हैं उनमें से एक निर्णय होता है अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट का चुनाव करना, क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट ही इस परीक्षा में हमारी सफलता की दशा और दिशा का निर्धारण करता है। और यदि हम एक बार गलत ऑप्शनल का चुनाव कर लेते हैं तो फिर बाद में वैसी ही स्थिति बनती है कि उगलत लीलत पीर घनेरी और भईगती सांप छछूंदर केरी। मतलब यदि एक बार हम गलत विषय का चुनाव कर लेते हैं तो ना तो हमसे फिर उस विषय को छोड़ते ही बनता है, और सफलता की कम संभावना होने के कारण ना ही उसको कंटिन्यू करते ही बनता है। तो इसलिए अपने सही ऑप्शनल का चुनाव करने से पहले इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखें और इसमें जो बातें और जो आंकड़े बताए जा रहे हैं उन पर गंभीरतापूर्वक विचार करें। नमस्कार भाइयों और बहनों, स्वागत है आप सबका IAS फ्रॉम होम नामक इस नई पहल में। मैं हूं अरविंद कुमार लोधी और आप देख रहे हैं हमारा पहला कोर्स IAS बिगिनर्स। ये हमारे कोर्स का 5वां लेक्चर है। पहले 4 लेक्चर आपने देख लिए होंगे आई होप, और यदि नहीं देखे हैं तो कृपया आप उनको देखें। सो आइए फिर हम इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। इससे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि अभी तक जो हमारा कोर्स है उसमें पहला पार्ट हम समाप्त कर चुके हैं, जिस पार्ट का नाम था इंट्रोडक्शन। ठीक है, इसमें हमने टोटल 4 लेसन पढ़े। तो बेसिक एग्जामिनेशन की इन्फॉर्मेशन, एग्जामिनेशन की डिमांड वगैरह को समझा हमने इसमें। इसके बाद हम एग्जामिनेशन की पूरी प्रोसेस को 1 बाय 1 कवर करने वाले हैं। तो इसके क्रम में हम जो हमारा सेकंड पार्ट है उसको स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है द मेन एग्जामिनेशन। तो मेन एग्जामिनेशन में बिल्कुल स्टार्टिंग से पूरे एंड तक हम सारे लेक्चर्स को कवर करेंगे। टोटल 7 लेक्चर्स इसमें आएंगे इस पार्ट में। तो सबसे पहले हम मेंस को देखेंगे और फिर उसके बाद आपको पता है कि बाद में हम प्रीलिम्स की चर्चा करेंगे, एंड देन स्ट्रेटजी एंड एक्शन। तो ये हमारे इस कोर्स के सेकंड पार्ट का पहला लेक्चर रहेगा, ठीक है, जिसका नाम है ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो इस लेक्चर में आप ऑप्शनल सब्जेक्ट से जुड़ी सारी जानकारी और जितनी भी और बातें हो सकती हैं वो सब जानेंगे, ताकि आप एक सही ऑप्शनल का चुनाव कर सकें। पिछले लेक्चर में हमने जो कुछ पढ़ा था उसको आप यहाँ पे देख सकते हो। लेसन का नाम था हमारा व्हाट यूपीएससी डिमांड्स, है ना, यूपीएससी क्या डिमांड करता है। तो ये पिछले लेक्चर की कुछ हेडिंग्स थी, इनमें हम अभी नहीं फंसते हैं फ़िलहाल में, क्योंकि ये लेक्चर थोड़ा लंबा होने वाला है। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको इसी लेक्चर पे फोकस करके रखूं। तो इस लेक्चर में हम लोग को क्या क्या देखना है उनको हम एक नज़र में थोड़ा देख लेते हैं सारी हेडिंग्स को। सबसे पहले तो हम बात करेंगे यहाँ पे ऑल पेपर्स इन मेंस एग्जामिनेशन, मतलब मेंस में टोटल कितने पेपर होते हैं उनको देख लेंगे, क्योंकि आज से स्टार्ट हो रहा है हमारा मेन एग्जामिनेशन, तो इसको हम पढ़ लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम ऑप्शनल सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंस की बात करेंगे और थोड़ा ये भी देख लेंगे कि जो टॉप ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं। इसके बाद फिर टॉपर्स की परफॉर्मेंस कैसी रही है, मतलब जिन्होंने सिविल सेवा परीक्षा में टॉप किया है, जो सबसे ऊपर वाली रैंक हैं 1, 2 एंड 3, हम देखेंगे कि इन लोगों के अपने अपने ऑप्शनल्स में कितने नंबर आए हैं, ठीक है। इसके बाद 4th हेडिंग के अंतर्गत हम लोग डिस्कस करेंगे कि सबसे जो बढ़िया या सबसे उत्तम ऑप्शनल सब्जेक्ट है आपके लिए, वो आप उसका चुनाव कैसे कर सकते हैं। और फिर लास्ट में हम कुछ ट्रेंड एनालिसिस देखेंगे, पिछले 5 सालों का देखेंगे हम लोग कि पिछले 5 सालों में कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट ने किस तरीके से परफॉर्म किया है, कितने लोगों ने उसको चुना है, उसकी सफलता की रेट क्या रही है इत्यादि, ठीक है। सो आइए फिर एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ऑल पेपर्स इन मेंस एग्जामिनेशन। मेंस में टोटल कितने पेपर होते हैं। तो मेंस में मैंने आपको बताया था कि टोटल 9 पेपर होते हैं। उन 9 पेपर्स को हमने कुल 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है। पहला भाग होता है क्वालिफाइंग पेपर्स, मतलब इनको आप यदि पास करोगे तो ही आपके बाकी के जो पेपर हैं वो चेक होंगे, अदरवाइज़ नहीं होंगे। तो क्वालिफाइंग पेपर्स में हमारी 2 लैंग्वेजेस आती हैं और 300 नंबर के ये पेपर होते हैं। तो इसमें सबसे पहले आएगा आपका कोई इंडियन लैंग्वेज और उसके बाद आएगा इंग्लिश लैंग्वेज। तो इंडियन लैंग्वेज में आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो 22 भाषाएँ दी गई हैं उनमें से कोई भी आप एक चुन सकते हो। और उसके बाद इंग्लिश कंपलसरी है, जो सभी को देना है, ठीक है, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अरुणाचल प्रदेश से लेके गुजरात तक, तो सभी को देना है ये इंग्लिश का पेपर। इंडियन लैंग्वेज आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो। और इन दोनों पेपर्स में आपको कम से कम 25% मार्क्स प्राप्त करने हैं, ठीक है। तो ये क्वालिफाइंग पेपर्स हो गए 2। इनको हम पेपर A और B बोलते हैं, ठीक है, 1, 2, 3 करके नहीं है इनकी नंबरिंग। A और B यूपीएससी भी ऐसे ही नंबरिंग करता है उनकी, का और खा हिंदी में और A और B इंग्लिश में। इसके बाद होते कंपलसरी पेपर्स, जो सभी को देने रहते हैं, किसी का ऑप्शनल कुछ भी हो, लेकिन ये पेपर्स कंपलसरी हैं, वो सबको देने हैं और 250-250 नंबर के ये आपके पेपर्स होते हैं। सो इनमें आपके टोटल 5 पेपर आते हैं। एक ऐसे का पेपर रहता है
उसके बाद 4 रहते जनरल स्टडीज़ के पेपर, ठीक है। तो ऐसे का पेपर भी 250 नंबर का रहता है। और जनरल स्टडीज़ में जो फर्स्ट पेपर मैं आपको बता चुका हूँ, ये जियोग्राफी हिस्ट्री वगैरह का पेपर माना जाता है। सेकंड पेपर पॉलिटी और गवर्नेंस का पेपर माना जाता है, इंटरनेशनल रिलेशंस भी इसमें शामिल होते हैं। जनरल स्टडीज़ जो थर्ड पेपर है आपका वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, साइंस टेक्नोलॉजी वगैरह का है, इंटरनल सिक्योरिटी का पेपर है। और जो फोर्थ पेपर है वो आपका एथिक्स का पेपर है, ठीक है, एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड। सो ये कंपलसरी हैं और ये सभी को देना है, ठीक है। इसके बाद जो 2 और पेपर होते हैं वो हैं ऑप्शनल पेपर्स या ऑप्शनल सब्जेक्ट के पेपर्स। तो ये भी 250 नंबर के दोनों होते हैं। और यहाँ पे आप कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट चुन सकते हो, ठीक है। आपका सब्जेक्ट एक ही रहेगा, उसके 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। ये जो पेपर हैं जिनको आप कंपलसरी पेपर्स कहते हो, इनमें आपके पास कोई चॉइस नहीं है। लैंग्वेज वाले पेपर में आपके पास एक चॉइस है कि आप इंडियन लैंग्वेज में कोई एक चुन सकते हो, इंग्लिश का फिर भी कंपलसरी है। ये जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है ये आपकी अपनी चॉइस है, मतलब जो आपको अच्छा लगता है, जिसमें आपको लगता है कि आप बेस्ट परफॉर्म कर सकते हो, वो आप यहाँ पे चुन सकते हो। और चूँकि इसमें आपकी अपनी पसंद काम करती है ऑप्शनल सब्जेक्ट में, इसलिए इसका वेटेज बहुत ज़्यादा हो जाता है आपकी सफलता में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप डिसाइड कर पा रहे हो ना, सो इसलिए आपकी जो सफलता है वो इस पे ज़्यादा डिपेंड करेगी ऑप्शनल सब्जेक्ट पे, ठीक है। अब हम पहुँचते हैं कि टोटल जो ऑप्शनल पेपर्स हैं वो हमारे कौन कौन से होते हैं पूरे उसमें। तो मैं पूरी आपको लिस्ट दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये बिगिनर्स के लिए है तो मैं सब कुछ यहाँ पे बताना चाहूँगा। यदि आपको थोड़ा बहुत अनुभव है तो आप इसको स्किप करके थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं वीडियो में। बाकी यहाँ पे मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, एक एक करके मैं आपको लिस्ट बताता हूँ, जो आप नोटिफिकेशन में भी जाके देख सकते हो। सबसे पहले कृषि विज्ञान, या जिसको एग्रीकल्चर अकेला बोल सकते हैं हम। फिर उसके बाद पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान, नृविज्ञान या मानव विज्ञान, जिसको हम एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं, और इस समय बहुत ही ज़्यादा इसको कहना चाहिए हॉट ऑप्शनल बना हुआ है। इसके सक्सेस रेट भी बहुत अच्छे आ रहे हैं और इसका ट्रेंड भी लगातार ग्रो कर रहा है, ठीक है। इसके बाद है वनस्पति विज्ञान, जिसको आप बॉटनी बोलते हो। फिर केमिस्ट्री हो गया, रसायन विज्ञान, सिविल इंजीनियरिंग हो गया, वाणिज्य शास्त्र एवं लेखा विधि, कॉमर्स वालों के लिए फेवरेट है। इसके बाद है अर्थशास्त्र हो गया, फिर विद्युत इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इसके बाद है भूगोल, ज्योग्राफी, सबसे ज़्यादा चूज़ किया जाने वाला सब्जेक्ट है ये, अभी बताऊंगा इनकी सब, भूगोल की भी हिस्ट्री वगैरह बताऊंगा आपको। इसके बाद भूविज्ञान, ये जियोलॉजी है, ऊपर वाला जियोग्राफी है, नीचे वाला जियोलॉजी है, ठीक है। इसके बाद है इतिहास यानी कि हिस्ट्री, फिर विधि, लॉ, और ये थोड़ा इसको आप फोकस करना, लॉ वाले को अभी बताऊंगा इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। लॉ वाले को प्लस जो इंजीनियरिंग जिसमें लगा हुआ है उनको, और थोड़ा चिकित्सा विज्ञान वगैरह, ठीक है, जो भी है उनको थोड़ा आप दिमाग में रखना, इनके बारे में मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ आगे। इसके बाद प्रबंधन यानी मैनेजमेंट का पेपर रहता है, तो अभी टोटल 14 हो गए। इसके बाद फिर रहता मैथमेटिक्स, फिर यांत्रिकी इंजीनियरिंग, फिर चिकित्सा विज्ञान यानी मेडिकल साइंसेज, फिर दर्शन शास्त्र यानी फिलॉसफी, ये भी ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत लोग लेते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर भौतिकी यानी फिजिक्स, फिर राजनीति विज्ञान तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ये भी बहुत लोग लेते हैं सब्जेक्ट को, इसका सक्सेस रेशियो भी बहुत अच्छा है, ठीक है। इसके बाद फिर मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी, फिर लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पहले बहुत लोग इसको लेते थे, लेकिन अभी थोड़ा सा इसका जो चुनने की जो रेट है वो थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन सफलता की दर अभी भी कम नहीं हुई है उतनी, ठीक है। इसके बाद समाजशास्त्र, ये भी बहुत लोगों का फेवरेट है, बहुत लोग लेते हैं, यानी कि ज्योग्राफी के बाद जो आता है वो सोशियोलॉजी आता है, ठीक है। तो ये समाजशास्त्र हो गया। इसके बाद फिर सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स, फिर इसके बाद जंतु विज्ञान, जिसको आप जूलॉजी बोलते हो, जूलॉजी, ठीक है, जेड से बनता जो। फिर इसके बाद रहता है किसी एक भाषा का साहित्य, लिटरेचर, ठीक है, और इसमें टोटल आपको 23 लैंग्वेजेस रहती हैं, उनका कोई एक आप साहित्य चुन सकते हो, तो वो भी एक ऑप्शनल के रूप में आपका यहाँ पे काम करता है। सो 25 ये हो गए और टोटल 23 ये हो गए, तो आप यहाँ पे मिला के मान सकते हैं कि 48 आपके टोटल ऑप्शनल्स हो जाते हैं, ठीक है। तो ये तो आपकी लिस्ट थी। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो जितनी भी लिस्ट दी है यूपीएससी ने हमें, उस पूरी लिस्ट में आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स के सब्जेक्ट्स भी आ गए, साइंस वालों के आ गए, इंजीनियरिंग वालों के आ गए, मेडिकल साइंसेस के आ गए, कॉमर्स वालों के आ गए, ऑलमोस्ट एग्रीकल्चर का भी आ गया। तो ऑलमोस्ट सारे जो विधाएं हैं हमारी, जितने भी डिसिप्लिन्स हैं, सबको कवर कर लिया यहाँ पे ऑप्शनल्स में, ठीक है। और ये इसीलिए रखा गया है कि कोई व्यक्ति किसी विषय से पढ़ा है, कोई किसी विषय से पढ़ा है,
और यदि सबकी एक जैसी परीक्षा ले ली जाए तो फिर तो उनके साथ अन्याय हो जाएगा जिनका सब्जेक्ट सिलेबस में शामिल नहीं है। सो इसलिए यूपीएससी ने क्या किया कि एक ऑप्शनल सब्जेक्ट रख दिया। पहले 2 होते थे, ठीक है, लेकिन 2013 में फिर उसको चेंज करके 1 कर दिया गया और फिर तब से एक ही ऑप्शनल सब्जेक्ट यहाँ पे काम करता है, जिसके 2 पेपर होते हैं, ठीक है। सो ये लगभग सभी प्रकार के सभी वर्गों के विद्यार्थियों को, कैंडिडेट्स को कवर करता है। लेकिन इसके बाद भी सभी लोग ऐसा नहीं करते कि जो साइंस वाला है तो वो साइंस ही लेगा, मैथमेटिक्स वाला मैथमेटिक्स लेगा, या फिर इंजीनियरिंग वाला इंजीनियरिंग ही लेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने अभी कहा था कि आप थोड़ा गौर करिएगा उस पर, मेडिकल साइंसेज या फिर इंजीनियरिंग वाले। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जितने आपने यहाँ पे देखे ये वाले, इनका लेवल क्या रहता है कि किस लेवल पे इनके क्वेश्चंस आते हैं, एग्ज़ाम किस स्तर का होता है। तो यूपीएससी लिख के देता है इसमें कि परीक्षा के लिए जो वैकल्पिक विषय के प्रश्न पत्र हैं, जिनको हम पेपर 6 और पेपर 7 बोलते हैं, उनके पाठ्यक्रम का स्तर ऑनर्स लेवल का होगा। अब ऑनर्स लेवल क्या होता है तो कुछ लोगों को इसमें डाउट होगा थोड़ा बहुत, तो मैं बता देता हूँ कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के बीच का जो लेवल होता है वो ऑनर्स लेवल कहलाता है। यूपीएससी खुद लिख के दे रहा है इसमें ये। तो ये ऑनर्स लेवल का पाठ्यक्रम होगा पूरा हमारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का। लेकिन जो इंजीनियरिंग है या मेडिकल साइंसेज या लॉ वाले जितने सब्जेक्ट्स हैं, उनमें जो प्रश्न पत्र का स्तर है वो ग्रेजुएशन की डिग्री के स्तर का होगा, ठीक है। सो ये उसका लेवल रहेगा, इसके हिसाब से आप तैयारी करोगे। आपको यदि देखना हो तो आप ऐसा करना, कोई भी एक सब्जेक्ट जो आपने चुनने का सोचा है तो आप उस सब्जेक्ट को निकालना, उसके सिलेबस को देखना, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स को देखना, उसके जो क्वेश्चंस वगैरह हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उनको देखना। फिर जाना आप इग्नू की वेबसाइट पे, है ना, IGNOU। तो वहाँ से आप ऑनर्स लेवल का कुछ भी सर्च करना, मतलब जैसे आपने पॉलिटिकल साइंस लिया या फिर ज्योग्राफी है तो आप ऑनर्स लेवल का उसमें मटेरियल सर्च करना। फिर जो आपको मटेरियल मिलेगा उस मटेरियल को अपने सिलेबस से आप मैच करके देखना। तो आपको पता चलेगा कि 1-2 टॉपिक हैं शायद जो छूट जाएं, नहीं तो पूरा जो सिलेबस है वो कवर हो जाता है वहाँ पे इग्नू वाले ऑनर्स के मटेरियल में, ठीक है। सो वहाँ से आप इसको मैच करके देख सकते हो। थोड़ी सी ट्रिक है जो बता दी आपको, तो आपको समझ आ जाएगा कि लेवल क्या है आपका, ठीक है। कई बार क्या होता है कि हम लेवल है ऑनर्स का और हम पढ़ने लगते ग्रेजुएशन की बुक से या फिर पीजी की बुक से, और दुर्भाग्य से दोनों चीज़ें हमारे काम नहीं आती। ऑनर्स का जो सिलेबस है उसमें लगभग वही चीज़ें मिलेंगी जो आपके यूपीएससी के सिलेबस में दी गई हैं, ठीक है। सो इतना काम आप यहाँ पे कर सकते हो। तो अब आगे बढ़ें। फिर अब हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंस एंड टॉप मोस्ट जो ऑप्शनल्स हैं उनकी बात। तो सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंस देख लो, महत्व। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया, क्योंकि इस विषय को आप खुद चुनते हो, ठीक है। तो वैसे ही इसका वेटेज बढ़ जाता है क्योंकि ये आपका सब्जेक्ट है, तो ये डिसाइड करेगा आपकी सफलता को। फिर दूसरा, यदि आप थोड़ा मैकेनिकल तरीके से जाओगे कि टोटल 1750 जो मेंस के मार्क्स हैं उनमें से वैकल्पिक विषय का भार कितना है, तो आप इस तरीके से सिंपल फार्मूले से निकालोगे परसेंटेज, तो आपको मिलेगा 28.57, ठीक है। तो लगभग आप इसको 28% मान सकते हो। 28% जो योगदान है आपकी सफलता में पूरे अंकों में, ये बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा एक डेटा बताता हूँ। जीएस के जो पेपर्स होते हैं, अच्छा एक बात बताओ, इतना तो क्लियर है ना कि प्रीलिम्स के मार्क्स नहीं जुड़ते आपकी फाइनल रैंक में, केवल मेंस के मार्क्स जुड़ते हैं। और मेंस में भी जो 9 पेपर में से 7 पेपर हैं, 7 के आपके अंक जुड़ते हैं, 2 के नहीं जुड़ते, वो जो लैंग्वेज होती हैं आपकी, ठीक है। तो उन 7 जो आपके टोटल पेपर्स हैं उनका टोटल स्कोर होता है 1750। उस 1750 में से 500 केवल ऑप्शनल सब्जेक्ट से हैं, ठीक है। जनरल स्टडीज़ के आपके 1000 मार्क्स हैं, 1000। तो इस 1000 में से जनरली जो एस्पिरेंट्स को मिलते हैं वो कितने मिलते हैं, 400, ठीक है। 100 आप सभी में एवरेज लगा लो। लेकिन जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है जिसमें केवल 500 अंक हैं, उसमें से एस्पिरेंट्स को मिलते हैं एवरेज 300 अंक, ठीक है। एवरेज 300 मान लो, मैं ये टॉपर्स की बात कर रहा हूँ। और उसके नीचे यदि बात करें तो थोड़ा बहुत 280-290 के आसपास स्कोर रहता है। लेकिन हम चूँकि ऊंचा लक्ष्य लेके चलेंगे ना, तो हमारी तैयारी थोड़े ऊंचे लेवल की हो जाएगी, तो इसलिए हम 300 मान के चलते हैं। और अभी मैं आपको दिखाऊंगा तो 300 के आसपास ही आपको मिलेगा जो हायर रैंकर हैं, ठीक है।
सो आपको समझ आया कि वहाँ 1000 में से 400 हैं, लेकिन यहाँ केवल 500 में से 300, तो 400 और 300 केवल 100 का अंतर पड़ रहा है यहाँ पे। यानी कि ऑप्शनल सब्जेक्ट बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है आपकी सफलता में। तो आप इसको हल्के में मत लेना। और इंट्रोडक्शन में ही मैंने बोल दिया था कि जो तैयारी के दौरान सबसे बड़े निर्णय कभी हमें लेने पड़ते हैं ना यूपीएससी की प्रिपरेशन में, तो एक सबसे बड़ा निर्णय होता है कि आप एक राइट ऑप्शनल सब्जेक्ट का चुनाव करो। ठीक है, सो इसका महत्व तो बहुत ज़्यादा है, आप इसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते किसी भी हालत में। और जब तक आपके ऑप्शनल की तैयारी नहीं है, आप मान के चलिए आपने कितना भी जीएस पढ़ लिया हो, कुछ भी पढ़ लिया हो, प्रीलिम्स निकाल लिया हो, कुछ कर लिया हो, आपकी तैयारी बिल्कुल नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये लाइन भी मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि ये आपका अपना सब्जेक्ट है, अपना विषय है, इसलिए इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो अब हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा लोग कौन से विषय चुनते हैं। मैंने आपको बोला कि ज़रूरी नहीं इंजीनियरिंग वाला इंजीनियरिंग का कोई सब्जेक्ट चुने, साइंस वाला साइंस का कोई सब्जेक्ट चुने, मैथ्स वाला मैथ्स को चुने, या कॉमर्स वाला कॉमर्स को चुने। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जनरली जो सबसे ज़्यादा चुने जाने वाले विषय हैं उनमें टॉप में जो सबसे ज़्यादा रहता है वो रहता है भूगोल। और इसमें 1500 से ऊपर स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने भूगोल सब्जेक्ट लिया हुआ होता है। 1500 से ऊपर, ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, प्री निकालने के बाद जो मेंस में जितने लोग बैठते हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जिन्होंने प्रीलिम्स ही दिया है तब से, फिर तो वो संख्या बहुत ज़्यादा पहुँचेगी। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ जिन्होंने प्रीलिम्स निकाला है और जो मेंस में अपीयर हुए हैं उनकी बात कर रहा हूँ। और यूपीएससी जो एनुअल रिपोर्ट बना के देता ना, उसके अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूँ कि मेंस में बैठने वाले सभी उम्मीदवारों में से, जो कि जनरली 10, 12, 15 हज़ार तक बैठते हैं, उनमें से 1500 से ऊपर की संख्या होती है, कई बार 3000 तक होती है, 2000 3000 के आसपास इसकी संख्या रहती है, वो केवल भूगोल वाले होते हैं। सबसे ज़्यादा चुना जाने वाला विषय अब तक का। ठीक है, इसके बाद सेकंड नंबर पे आता है समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी। इसमें भी 1000 से ऊपर संख्या रहती है, आराम से 1200 1500 तक पहुंचती है इसकी संख्या। इसके बाद फिर राजनीति विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, बिल्कुल सेम इसकी भी स्थिति है समाजशास्त्र के जैसे, और बल्कि ये ऐसे ऊपर नीचे होता रहता है, कभी राजनीति विज्ञान आगे तो कभी समाजशास्त्र आगे। ठीक है, फिर उसके बाद जो नया ट्रेंड में आया सब्जेक्ट अभी अभी आगे हुआ है बाकी को पीछे छोड़ के, वो है हमारा एंथ्रोपोलॉजी, जिसको मानव विज्ञान या मानव शास्त्र या नृविज्ञान वगैरह कहते हैं। इसकी संख्या भी 1000 से ऊपर पहुंचने लगी आजकल, आराम से 1100 1200 के आसपास पहुंचती है इसकी संख्या। इसके बाद फिर हिस्ट्री, पहले इसकी संख्या 1000 से ऊपर जाती थी, लेकिन कुछ सालों में इसका ट्रेंड चेंज हुआ है, तो अभी 500 के प्लस तो फिर भी रहता है इसमें। हिस्ट्री के बाद फिर नंबर लगता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, तो इसमें भी 500 से ऊपर आपको मतलब 600 700 के आसपास, 800 लगभग ऐसे एस्पिरेंट्स मिल जाएंगे जो मेंस लिख रहे होते हैं उनमें से। तो ये ऐसे सब्जेक्ट हो गए जो बहुत ही ज़्यादा प्रचलन में रहते हैं। अब इसके बाद हम लोग आते हैं 500 से जो नीचे वाले हैं, या ऑलमोस्ट 500 के आसपास जो रहते हैं, तो उनमें है फिर मैथमेटिक्स। आप कहोगे परमाश्चर्य, मैथमेटिक्स? हाँ, मैथमेटिक्स में भी 500 के आसपास आपको आराम से एस्पिरेंट्स मिल जाएंगे, और इसमें ठीक ठाक सफलता की रेट है, कोई बहुत ऐसा नहीं है कि मैथ्स ले बस लिया या सफल नहीं हो रहा, सफल भी होते हैं इसमें। ठीक, सफल नहीं होते तो लोग क्यों लेते फिर। इसके बाद है फ़िलॉसफी, तो ये भी मैथमेटिक्स के बाद आता है ये। ठीक है, बस आपको ज़्यादा, लेकिन आप वीडियोस वगैरह देखते होगे तो आपको लगता होगा शायद फ़िलॉसफी बहुत लोग लेते हैं। मैथमेटिक्स वाले कई बार लाइमलाइट में नहीं आ पाते, तो हमें पता नहीं चल पाता कि मैथमेटिक्स वाले भी हैं ऐसे, या फिर उनका ज़्यादा ऊपर का रैंक नहीं हो पाता है, इस कारण से शायद वो हाईलाइट नहीं हो पाते। लेकिन मैथमेटिक्स जो फ़िलॉसफी है उससे ऊपर ही रहता है हमेशा। ठीक है, और अभी तो कई ऐसे टीचर भी होते हैं जो फ़िलॉसफी पढ़ाते हैं, तो बहुत ज़्यादा उसको प्रमोट करेंगे, तो हमें मतलब हर 2-4 दिन में सुनने को मिलता रहता है, कभी फ़िलॉसफी मिलेगा, कभी हिंदी साहित्य मिलेगा, तो कभी ज्योग्राफी मिलेगा, मतलब ऐसे जो सब्जेक्ट सुनने मिलते रहते हैं। मैथमेटिक्स सुनने को नहीं मिलता, लेकिन उसमें भी अच्छी खासी संख्या होती है। उसके बाद फ़िलॉसफी आता है, और फ़िलॉसफी के बाद फिर आता है मेडिकल साइंस। और मेडिकल साइंस ये वही लोग हैं जो मेडिकल साइंस में पढ़े हैं और ज्यों कहते हैं वहाँ के मेडिकल साइंस में वो ऑप्शनल सब्जेक्ट को रख लेते, तो इसकी संख्या भी आराम से आपको 200-250 के आसपास मिल जाती है। ठीक है, और ये अलग अलग सालों में चेंज होती रहती है, तो वो तो बिल्कुल संभव है, यूजुअल सी बात है। इसके बाद फिर आता है इकोनॉमिक्स। ठीक है, आप कहोगे इकोनॉमिक्स तो बहुत कम लोग लेते हैं,
है ना। बहुत से लोग ऐसे बताते भी हैं कि इसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं है कहीं कुछ। देखो एक प्रकार से मैं बोलूँ ना कि ये बिल्कुल ऐसी बातें हैं कि निराधार हैं, ठीक। और वो फिर मीडियम के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो मीडियम कौन सा है। तो अभी मैं आपको पूरा स्टैटिस्टिक्स दिखाऊंगा इन सारी चीज़ों की, तो आपको समझ आएगा। अब होता क्या है, कोई व्यक्ति है किसी सब्जेक्ट को वो पढ़ाता है ऑप्शनल के तौर पे, तो वो उसी को ज़्यादा प्रमोट करता है और दूसरे सब्जेक्ट को थोड़ा क्या है कम आंक के दिखाता है। तो इस कारण से हमें लगता है कि नहीं ये ऐसा बोल रहे हैं, तो ऐसे ही ट्रेंड है। ट्रेंड कुछ और रहता है और लोग उसका अपने अपने हिसाब से उपयोग कर लेते, ठीक है। यदि आपको सही से चीज़ों को देखना है तो आप यूपीएससी की वेबसाइट पे जाएं, उसकी वार्षिक रिपोर्ट को डाउनलोड करें और फिर उसमें चीज़ों को समझने की कोशिश करें कि वास्तविकता क्या है, ठीक है। सो ये मैंने देखो टोटल तो हमारे 48 सब्जेक्ट हैं, आपको पता है, यदि ये लिटरेचर को मिला लें तो। यहाँ मैंने टॉप 10 को रखा है जिनमें जो सिलेक्शन मतलब जिनको लोग ज़्यादा चूज़ करते हैं, ठीक है। सिलेक्शन रेशियो तो नहीं बोल रहा हूँ, जो ज़्यादा चूज़ करते हैं वो लोग, तो टॉप 10 में ये सब्जेक्ट आते हैं। इसके बाद अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि टॉपर्स किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से पूरा आपका डेटा चालू हो रहा है, तो थोड़ा दिमाग को मैथमेटिकल मोड में ले आना है ना, सी सेट वाले मोड में। जीएस वाली स्टोरी ख़त्म हो गई अब। सो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं अभी लास्ट ईयर यानी कि जो एग्ज़ाम हुआ था 2023-24, 23-24 का मतलब 23 में एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ, 24 को समाप्त हुआ। तो इसको हम बोलते हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम 2023, ठीक है। तो इसमें आपको 3 टॉपर्स जो सबसे ऊपर रहे हैं और ऑब्वियसली वो इंग्लिश मीडियम के हैं, ठीक है। उनकी मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बताता हूँ। सबसे ऊपर रहे हैं आदित्य श्रीवास्तव और इनका ऑप्शनल सब्जेक्ट था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। इसके बाद अनिमेश प्रधान, इनका दूसरा नंबर था, दूसरी रैंक थी, यहाँ पे मैंने रैंकिंग लिखी हुई है उनकी। इनका सब्जेक्ट था सोशियोलॉजी। और इसके बाद अनन्या रेड्डी, इनका ऑप्शनल था एंथ्रोपोलॉजी यानी वही मानव विज्ञान, ठीक है, जिसको मैंने बोला कि ये ट्रेंडिंग है इस समय। सो यहाँ पे इस टेबल में आप देख पा रहे होगे, ये मैंने ऑल इंडिया रैंक लिखी यहाँ पे, ये नाम और उनके ऑप्शनल सब्जेक्ट लिखे। फिर मैंने लिखा टोटल 500 में से उनको कितने अंक मिले, ठीक है। इसके बाद अलग अलग पेपर 1 में कितना मिला और पेपर 2 में कितना मिला, ये पूरा इस तरीके से आपको 3-4 टेबल मिलेंगी ताकि आप उनको ठीक से समझ पाएँ। सो यहाँ पे आप इस टेबल में देख पा रहे हो कि जो आदित्य श्रीवास्तव हैं उनका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग था ऑल इंडिया रैंक 1 और उनके ऑप्शनल में 500 में से उनको मिले 308, ठीक है। मैंने बोला था 500 में से 300 के आसपास स्कोर रहता है जनरली सबका, तो 308। अब इसमें पेपर 1 में 148 और पेपर 2 में 160, ठीक है। इस जनरली पेपर 2 में ज़्यादा स्कोर रहता है, ऐसा ट्रेंड में रहता है, वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है और सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी कर सकता है। इसके बाद जो अनिमेश प्रधान है सेकंड रैंकर, उनका जो स्कोर है वो 286 है। आप देख रहे हो सेकंड रैंक और 500 में से 286, यानी 286 भी बहुत होता है स्कोर, ठीक है। वो सेकंड रैंक डिसाइड कर रहा है एक व्यक्ति को और सब्जेक्ट सोशियोलॉजी, ठीक। तो पहले पेपर में 133 और 153 सेकंड में, ये 500 में से 286। इसके बाद जो अनन्या रेड्डी हैं उनकी रैंक 3rd है, एंथ्रोपोलॉजी उनका सब्जेक्ट था। इसमें आपको 275 अंक मिले हैं टोटल 500 में से और 138 137 ऑलमोस्ट बराबर हैं, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे देख रहे हो कि 275 300 के बहुत पीछे है, 25 अंक पीछे हैं, उसमें भी यहाँ पे 3rd रैंक डिसाइड हो जाती है। तो आपको समझ आ रहा है कि टॉपर्स किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, ठीक है। जो रैंक 1 है वहाँ पे 308 स्कोर है, ये आप दिमाग में रखोगे, ठीक है। हमेशा जो आपको दिमाग में रखना है वो फर्स्ट रैंकर को आपको दिमाग में रखना है, ठीक। आप कहोगे इंग्लिश मीडियम है, हिंदी में तो कुछ और ही होगा। आप इंग्लिश का ही दिमाग में रखो ना, क्यों परेशान हो रहे हो उसमें हिंदी का और वैसा। आप ज़्यादा सोचोगे तो आपका टारगेट ज़्यादा रखोगे, बड़ा रखोगे, तो आप ज़्यादा मेहनत कर पाओगे और आप ज़्यादा स्कोर कर पाओगे, ठीक है। लक्ष्य हमेशा ऊंचा ही होना चाहिए। किसी एक थिंकर ने कहा था, अब वैसे बहुत लोगों ने कहा है कि आपको उतना ही अचीव होता है जितना आप सोचते हो। तो ऑब्वियसली यदि आप बड़ा सोचोगे, बड़े के तरफ आप फोकस करोगे, एम करोगे, तो आपको बड़ा ही मिलने वाला है, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको ये वाला स्कोर ध्यान में रखना है। अब मैं आपको केवल आंकड़े बता रहा हूँ जिनको आप थोड़ा सा स्टडी कीजिएगा। ये है और पिछले वाले एग्ज़ाम का 2022 और 23 का। इसमें आपने ये नाम बहुत सुना होगा, इशिता किशोर का। तो इनका सब्जेक्ट था पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है।
इनका स्कोर है, ये फर्स्ट रैंकर हैं, आपको पता है, यदि ना पता हो तो बता दे रहा हूँ चूँकि बिगनर्स लोग इस कोर्स को देख रहे होंगे। सो यहाँ पे पहला रैंक उनका है और इनको टोटल 500 में से 313 मिले हैं। एक सब्जेक्ट में 143, दूसरे में 166। अब आप देख रहे हो यहाँ पे 166 पहुँच गया स्कोर, और ये बड़े आराम से 170-80 तक पहुँच जाता है, ठीक है। पर आप एवरेज मान के चलो कि 160 दोनों में, या फिर 150 दोनों में, तो मिला के हो गए 300। फिर उसके बाद सेकंड रैंकर गरिमा लोहिया, इनका ऑप्शनल सब्जेक्ट था कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी। इनको 500 में से 275 अंक थे टोटल, और 1 बाई 1 आप यहाँ पे देख सकते हो 125 और 150 इनका स्कोर था। इसके बाद फिर उमा हारथी, तेलंगाना की हैं ये, एंथ्रोपोलॉजी इनका सब्जेक्ट था। मुझे उम्मीद है कि इनका इंटरव्यू या टॉपर स्टॉक वगैरह आपने देखा होगा। सो इनके 293 थे, ठीक है। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा देखो, सेकंड रैंकर इनके अंक कम हैं, थर्ड रैंकर इनके अंक ज़्यादा हैं, ठीक है। तो ये बड़े आराम से होता है, क्योंकि हम अभी केवल और केवल ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, अभी जीएस की बात नहीं कर रहे, अभी एसए की बात नहीं कर रहे। सो ये पॉसिबल है। ये आंकड़े मैं आपको सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में एक मोटा मोटा स्कोर बैठ सके कि हाँ 500 में से इतने इतने अंक तक आ जाते हैं टॉपर्स के, ठीक है। सो ये हो गया 22-23 का। और इसके बाद अब आप देख लो 21 और 22 का, ये लास्ट है इंग्लिश मीडियम के मामले में 1, 2, 3 रैंक का, ठीक है। यहाँ पे मुझे थर्ड रैंक का मार्कशीट नहीं मिली, ये मार्कशीट है गामिनी सिंगला, ठीक है, उनका थर्ड रैंक था। तो गामिनी की मुझे मार्कशीट वगैरह नहीं मिली है, तो इसलिए मैं यहाँ पे डेटा उनका नहीं दे पा रहा हूँ। लेकिन उनके जो बाद ऐश्वर्य वर्मा का रैंक था 4th, उसका डेटा आप तक मैं पहुँचा पा रहा हूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहले श्रुति शर्मा, हिस्ट्री था इनका ऑप्शनल सब्जेक्ट, और इनको 306 मिले हैं, ठीक है। फिर से वही स्कोर पहले रैंकर का 310 के आसपास, ठीक है। वही 150 यहाँ पे और 156 यहाँ पे, तो 150 के आसपास। फिर सेकंड रैंकर अंकिता अग्रवाल, पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस। देख पा रहे हो आप, वही सब्जेक्ट आपको मिल रहे हैं जो अभी मैंने बताया था कि ये टॉप जो चुने जाने वाले सब्जेक्ट्स हैं उन्हीं में से, ठीक है। अब इनका अलग अलग बैकग्राउंड होगा, कोई IITN होगा, कोई IIM होगा, कोई मेडिकल साइंसेज MBBS होगा, कोई कुछ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड रैंकर अंकिता अग्रवाल, और इनका स्कोर है 302 500 में से। फिर उसके बाद हैं ऐश्वर्य वर्मा, इनका रैंक है 4, और ऐश्वर्य के नंबर हैं 280 500 में से, ठीक है। तो 280 वाला व्यक्ति तक टॉप 5 में आपको दिख पा रहा है यहाँ पे। तो ये अलग अलग मैंने आपको 3 सालों के आंकड़े बताए, और 3 सालों के आंकड़े इसलिए बताए कि एक साल में आप सही से निर्णय नहीं ले पाते हो, लेकिन जब 2-3 साल के आंकड़े आपके पास उपलब्ध रहते हैं तो फिर आप एक उसका एवरेज निकाल पाते हो कि अच्छा ठीक है, इतना स्कोर करना रहता है एटलीस्ट मीन्स में और ऑप्शनल सब्जेक्ट में। तो एक मोटा मोटा आपको एवरेज लग गया होगा यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद ये तो चूंकि मैंने आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रैंकर्स आपको दिखाया, यहाँ पे फोर्थ रैंकर दिखाया, तो ऑब्वियसली ये लोग सब इंग्लिश मीडियम वाले हैं। और लेकिन मेरे चैनल पे आप लोग जो यहाँ पे आए हो और वीडियो को देख रहे हो, तो आप लोग हिंदी मीडियम से बिलोंग करते होंगे, या फिर मोस्ट ऑफ यू आर फ्रॉम हिंदी मीडियम, ऐसा मैं मान रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा हिंदी मीडियम का भी रिकॉर्ड देख लेते हो, लेकिन इसमें मैं आपको अलग अलग ईयर का नहीं बताऊँगा, ठीक है। ऐसे में तो आंकड़े कहीं के कहीं जाएंगे, ठीक है। मैं आपको सभी ईयर्स में से, पिछले 1-2 साल के ईयर्स में से जो टॉप हमारे एस्पिरेंट्स रहे, कैंडिडेट्स, उनकी मैं आपको सूची दिखा दे रहा हूँ। तो इसमें आप देख पा रहे हो सबसे पहला वाला जो कैंडिडेट है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसका एक्चुअली मुझे ईयर नहीं मिला, इसको मिला पहला रैंक। आपको हिंदी मीडियम में पहला रैंक किसका आ गया अभी? वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि मुझे अभी इसका कोई रिकॉर्ड मिला नहीं, कौन से ईयर में वो आएगा। तो यहाँ पे 2027-28 का कोई टॉपर है जिसकी पहली रैंक आई हुई है, और उसका नाम भी मुझे नहीं मालूम। और मुझे इतना पता है कि उसको ऑप्शनल में 345 350 के आसपास नंबर मिलेंगे, हिंदी मीडियम का बंदा है या बंदी है, और उसको 170-175 के आसपास एक एक सब्जेक्ट में अंक मिलेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। और मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ कि यहाँ जो क्वेश्चन मार्क लगा है, यहाँ जो क्वेश्चन मार्क लगा है, यहाँ आपका नाम लिखा हुआ है। और कमेंट करके प्लीज़ मुझे बताना कि आप कौन से ईयर के लिए प्रेपरेशन कर रहे हो, ठीक है। थोड़ा सा मुझे लेवल वगैरह भी अपना स्तर बता देना कमेंट में। और अभी तो कम सब्सक्राइबर हैं, कम कमेंट आते, तो मैं सभी के कमेंट का जवाब दे पाऊँगा बड़े आराम से, ठीक है। तो अभी आप बताना मुझे कि आप कौन से ईयर के लिए प्रेपरेशन कर रहे हो,
और आपने क्या क्या पढ़ लिया किस तरीके से, थोड़ी सी बातचीत करें तो मैं आपको थोड़ा ठीक से गाइड कर पाऊँगा कि आप अभी इस टाइम पे क्या कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपका नाम लिखा होगा और यहाँ वो ईयर लिखा होगा जिस ईयर में आप एग्ज़ाम दोगे, और रैंक पहला मैंने लिख दिया है ऑलरेडी, जो कि लोग कहते हैं कि बहुत मुश्किल है। अब ट्रेंड के हिसाब से मुझे भी लगता है, अब क्या करूँ, आंकड़ों के साथ अब झूठ तो बोल नहीं सकते, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। बाकी एक उम्मीद तो हमेशा बनी ही रहती है, ठीक है। समय एक जैसा रहता नहीं, कभी बदल सकता है समय, और वो बदलने वाले आप ही हो सकते हो सकती हो, जो भी है। तो थोड़ा उम्मीद के साथ ना, और थोड़ी तगड़ी तैयारी के साथ कोशिश करो, हो सकता है, क्या दिक्कत है उसमें। इसके बाद ये तो हो गया वो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपर जिसकी पहली रैंक आनी है। इसके बाद अब मैं बताता हूँ 2022 और 2021 के टॉपर्स। आपने देखो गंगा सिंह का नाम सुना होगा, उसके बाद निशांत जैन का नाम सुना होगा, फिर आपने हमारे हीरो क्या नाम उसका, रवि का नाम सुना होगा, रवि सहवाग का। तो ये आपने ऐसे नाम सुने हैं, इनका स्कोर वगैरह आपको ऑलमोस्ट सब कुछ पता होगा। यहाँ पे मैंने 66वें रैंक के व्यक्ति को लिया है और 104वें व्यक्ति को लिया है। इसका रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ क्यों लिया। पहली बात तो मैं सेम ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं लेना चाह रहा था, जैसे कि गंगा सिंह हो गए, रवि सहवाग हो गए, या फिर अभी कृतिका मिश्रा लिखा है, या फिर एक और वो क्या नाम उनका, दिव्या तन्वर। ये नाम मैंने इसलिए नहीं लिए कि उनके लगभग सेम ऑप्शनल थे, ठीक है, और मुझे बताना है अलग अलग ऑप्शनल्स, क्योंकि ये ऑप्शनल सब्जेक्ट वाला वीडियो है तो मुझे वो सब मैनेज करके चलना है। फिर दूसरा, मुझे एक लड़के को लेना था, एक लड़की को लेना था, इसलिए मैंने प्रहलाद नारायण सिंह का नाम लिया है यहाँ पे। तो इनका ऑप्शनल सब्जेक्ट था एग्रीकल्चर, और कृतिका मिश्रा का ऑप्शनल सब्जेक्ट था लिटरेचर ऑफ हिंदी लैंग्वेज। कृतिका मिश्रा का जो रैंक है वो 66वां रैंक है, बिल्कुल प्योर हिंदी मीडियम से हैं ये। इसके बाद प्रहलाद नारायण सिंह, इनका रैंक है 104, ये भी हिंदी मीडियम से हैं। अब एक यहाँ पे 2021 का है और एक है 2022 के, ठीक है। तो इन दोनों का स्कोर आप देख पा रहे होगे कि हिंदी लिटरेचर में जो स्कोर गया 272 गया, ठीक है। वही है 272, 275, 300 के आसपास पहुँच जाएगा, तो ठीक है। तो स्कोर वही रहता है। कोई अब ऐसा मत बोलना कोई कि नहीं अरे हिंदी भी तो बेस्ट है, इसमें ये हो जाएगा, वो कुछ नहीं होता है। वो 300 के आसपास जो इंग्लिश मीडियम का जा रहा है उनके ऑप्शनल में, वही हिंदी में आपका जाएगा, हिंदी लिटरेचर में ऑप्शनल में। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है तो वो हो सकता है, उसमें क्या दिक्कत है। और यदि वो बहुत ऊपर हो सकता है तो वो ज़रूरी नहीं कि हिंदी का हो, वो फिर सोशियोलॉजी भी हो सकता है, वो आपका जियोग्राफी भी हो सकता है, वो आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि कैंडिडेट कैसा है, ठीक है। अब ऐसा थोड़ी कि हिंदी लिटरेचर है तो बस आप 350 400 के पास पहुंच जाओगे, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। ये सब आपने जो सुनी होगी जो चीज़ें, वो वहाँ से सुनी होंगी। आप देखो जो भी व्यक्ति आपको ऑप्शनल के ऊपर लेक्चर दे रहा ना, थोड़ा सा पता कर लिया करो कि वो पढ़ाता कौन सा ऑप्शनल है। यदि वो वही वाला ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ाता है तो जाहिर सी बात है वो आपको उसी के बारे में बताएगा, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, समझना है। इसको अभी बताऊंगा मैं थोड़ा सा आगे जाके, अभी थोड़ा इसको समझ लो आप। तो 272 यहाँ पे कृतिका मिश्रा, 66 रैंक, ठीक। इसके बाद 282, अब आप ये देखो 272 से तो ज़्यादा दिख रहा है आपको, लेकिन रैंक थोड़ा सा पीछे है, 104। डिपेंड करता है जीएस के ऊपर, ठीक है। अब ये तो हो गया। अब मुद्दे की बात करते हैं कि इतनी सारी डिटेल देखने के बाद अब आप किस तरीके से चुनाव कर सकते अपने ऑप्शनल का। तो हाउ टू चूज़ द बेस्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट फॉर यू। चुनाव के आपके आधार क्या क्या होने चाहिए। तो पहली बात कि आपकी पृष्ठभूमि क्या है। पृष्ठभूमि मतलब आपने ग्रेजुएशन कौन से सब्जेक्ट से करी है, ये सबसे पहले नंबर पे आएगा। कोई कुछ भी बोले ये पहले नंबर पर ही आएगा। इसके बाद फिर आपकी रुचि। अब कई बार क्या होता है कि हम जिस भी बैकग्राउंड से रहे हैं, अब दोस्त ने चूँकि वो वाला सब्जेक्ट चुना था तो, या वो वाला कॉलेज चुना था, हम भी वहीं चले गए, वही सब्जेक्ट ले लिया, इंटरेस्ट उसमें ज़्यादा था नहीं। तो फिर आप ऐसा कर सकते हो कि अलग अलग सब्जेक्ट को आप देखो, थोड़ा थोड़ा उनकी इंट्रोडक्शन को समझो, फिर देखो कि किसको पढ़ने में आपको ज़्यादा मज़ा आ रहा है, आपकी रुचि किस में बन रही, कौन सी चीज़ें आपके दिमाग में बैठ पा रही, और किस चीज़ के बारे में आप सोचने पे मजबूर हो रहे हो। जहाँ पे आप सोचने के लिए मजबूर हो रहे हो, समझ लो वहाँ आपका इंटरेस्ट है, दिमाग आपका साथ दे रहा है, मन आपका साथ दे रहा है, तो वो कहलाएगा आपका इंटरेस्ट वाला सब्जेक्ट।
इसके बाद फिर आप देख लो कि आपकी योग्यता या क्षमता क्या है। कई बार कुछ सब्जेक्ट देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन हमारी उतनी योग्यता या क्षमता नहीं होती कि हम उस सब्जेक्ट को डील कर सकें। आप कहोगे भाई ये शक कर रहे हो हमारे ऊपर। बिल्कुल शक नहीं कर रहा हूँ आपकी योग्यता पे, लेकिन हर व्यक्ति की कुछ योग्यताएं होती हैं तो कुछ अयोग्यताएं होती हैं। आप देख लो कि आप उस सब्जेक्ट को लंबे समय तक डील कर सकते हो कि नहीं। अब सब्जेक्ट में एक चैप्टर तो है नहीं, उसमें बहुत सारे चैप्टर हैं, अलग अलग आस्पेक्ट हैं। अब 1-2 चैप्टर पढ़ने में आपको मज़ा आ गया, आपको अच्छा लगा, लेकिन बाकी सब्जेक्ट आप देखे तो पागल होने लगे फिर। इसलिए ऐसा करो कि आप पूरे सब्जेक्ट में से देख लो कि क्या आप उसके सभी चैप्टर्स को डील कर पा रहे हो। पहले चैप्टर को आप जितनी रुचि से पढ़ पा रहे थे, क्या बाकी के सभी चैप्टर भी आप उतने ही मन लगा के पढ़ पा रहे हो? यदि पढ़ पा रहे हो तो ठीक है, मतलब आपकी योग्यता उसमें है, रुचि तो है। अगर आपका मन लग रहा है तो कहीं ना कहीं आपकी योग्यता भी है उसमें, ठीक है, तभी तो आप उसको कर पा रहे हो। तो इस तरीके से फिर आपको अपनी योग्यता देखना है। इसके बाद फिर अब जब आप आगे बढ़ोगे फिर बात आती है कि पाठ्यक्रम का स्वरूप क्या है, नेचर क्या है, मतलब स्टैटिक है कि डायनामिक है। स्टैटिक का मतलब होता है कि स्थिर है, जैसे इतिहास है। अब वो आपका नहीं बदलने वाला, करंट अफेयर्स में कोई भी घटनाएं घटती रहें, इतिहास आपका ज्यों का त्यों है, वो नहीं बदलने वाला, ठीक है। बस इतना हो सकता है कि हाल ही में इतिहास की कोई घटना सुर्खियों में रही है, चर्चा में रही है, तो उसके ऊपर से क्वेश्चन बनेगा, लेकिन इतिहास में जो हुआ है वो कभी नहीं बदलने वाला, वो सेम रहने वाला है, ठीक है। सो इस कारण से आपको वो देखना है कि वो स्टैटिक है सब्जेक्ट या फिर डायनेमिक है। डायनेमिक का मतलब है गतिशील, है ना। और ये जैसे पॉलिटिकल साइंस हो गया, अभी हिस्ट्री की बात करी तो स्टैटिक है। पॉलिटिकल साइंस में क्या हो सकता है, जैसे आज किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था कुछ और है, कल को कुछ और हो जाए। आज कोई देश समाजवादी है, कल को वो कुछ और हो जाए, ठीक है, साम्यवादी हो जाए या फिर पूंजीवादी हो जाए। मतलब जिस अलग अलग तरीके से उनकी व्यवस्था है। जैसे हमारा भारत सबसे पहले जो स्टार्टिंग हुई थी समाजवादी व्यवस्था से हुई थी, लेकिन उसके बाद फिर जो रिफॉर्म्स वगैरह हुए 1991 में, तो वहाँ पे हम थोड़े से मॉडरेट हो गए या लिबरल हो गए, उदारवादी। सो इस तरीके से चेंजेस होते हैं। अब ये जो राज्य व्यवस्था में जो चेंज आया है वो आपके सिलेबस में वैसे क्वेश्चंस बना के देगा, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो पॉलिटिकल साइंस जो सब्जेक्ट है वो थोड़ा डायनामिक हो जाता है, गतिशील हो जाता है। तो समझ आया आपको स्थैतिक और गतिशील क्या होता है, स्टैटिक और डायनामिक। तो एक स्वरूप ये हो गया। अब दूसरा, वो सीमित है सिलेबस या फिर विस्तृत है। कई बार कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो बहुत सीमित उसमें कवर हो जाते हैं, लेकिन कुछ जिनका सिलेबस बहुत वास्ट होता है, बहुत विशाल होता है। लेकिन इसको आप कैसे देखोगे, जब आप नोटिफिकेशन पढ़ोगे तो ऐसा नहीं कि जिसमें ज़्यादा वर्ड्स लिखे हैं, ज़्यादा पॉइंट्स लिखे हैं तो वो ज़्यादा लंबा होगा। कई बार हो सकता है वो पॉइंट जितना लिखा है उसका उतना ही अर्थ हो। लेकिन कभी कभी कोई सिलेबस, जैसे ज्योग्राफी का सिलेबस आप देखना, ऐसा लगता है देखने में बहुत छोटा है, लेकिन उसका एक एक पॉइंट है ना, उसके अंदर एक एक पूरी की पूरी बड़ी बड़ी यूनिट शामिल है उसमें, ठीक है। वो कोई एक टॉपिक नहीं है, वो पूरी की पूरी यूनिट, पूरा खंड उसमें शामिल है। तो इस तरीके से वो दिखने में छोटा लग रहा है, पता लगा बहुत हैवी है। तो वो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से देख लेना। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि कितनी चीज़ें आपको सोचनी है जब आप ऑप्शनल का चुनाव करोगे, ठीक है। और आराम से आप इसमें ना 1 हफ्ते का टाइम ले सकते हो, 15 दिन तक का टाइम ले सकते हो, लेकिन आपको चुनाव करना है तो सही सब्जेक्ट का चुनाव करना है, ठीक है। सो ये हो गया पाठ्यक्रम का स्वरूप। फिर उसके बाद ठीक है, आपने पाठ्यक्रम देख लिया, सब कुछ अच्छा लगा आपको। फिर देखना है आपको उपलब्ध अध्ययन सामग्री। अब कई बार क्या होता है, जैसे कुछ सब्जेक्ट ऐसे कि उनकी स्टडी मटेरियल अवेलेबल है लेकिन इंग्लिश में अवेलेबल है, और आप यदि हिंदी में तैयारी कर रहे हो तो इंग्लिश में अवेलेबल है, वो आपके किसी काम का नहीं। और कई बार ऐसा है कि कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट ऐसा है जिसका आपको यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह भी मिल रहा है, हिंदी में आपको मटेरियल भी मिल रहा है, सब कुछ उपलब्ध है, तो वो अलग चीज़ हो जाएगी। तो इस तरीके से आप देख लेना कि उसमें कौन कौन सी अध्ययन सामग्री आपके हिसाब से उपलब्ध है, ठीक है। इसके बाद फिर आप आगे देखोगे कि जिस ऑप्शनल की आप तैयारी कर रहे हो वो आप खुद से कर रहे हो या फिर आप कहीं कोचिंग लेने वाले हो। कोचिंग अवेलेबल है या फिर ऑनलाइन है कि ऑफलाइन है, जो भी है। सो ये मैंने आपको 6 आधार बताए हैं, और इसमें ध्यान रखना जो पहले वाला आधार है आपकी पृष्ठभूमि, वो सब पे भारी है, ठीक है। कोई कुछ भी कहे, यदि आपको थोड़ा बहुत मुझ पे विश्वास है तो आप इस बात को मानो कि जिस सब्जेक्ट के साथ आप 3 साल रहे हो, जैसे भी करके रहे हो, लड़ भिड़ के रहे हो, प्रेम से रहे हो, जैसे भी रहो, लेकिन जिस सब्जेक्ट के साथ आप रहे हो थोड़ा बहुत उसका कुछ तो पता होगा, ठीक है। तो इसलिए आपकी पृष्ठभूमि मायने रखती है।
उसके बाद भी यदि आपको कोई दूसरा सब्जेक्ट लेना है, बड़े आराम से ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। लेकिन पृष्ठभूमि आपकी मैटर करती है। यदि आप पृष्ठभूमि वाला सब्जेक्ट ले पा रहे हो तो इससे अच्छा कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं फिर, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गए चुनाव के आधार। अब जब आप चुनाव करोगे तो क्या क्या करोगे, तो सबसे पहले आप काम करोगे कि सिलेबस देखा आपने, थोड़ा एक एक दिन में एक एक सब्जेक्ट का सिलेबस, जो आपने 4-5 सब्जेक्ट चुने हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरा 40-45 का सिलेबस पढ़ो, वो क्या काम का। आपने ऐसे 8-10 की लिस्ट बनाई होगी, 4-5 की लिस्ट बनाई होगी जो आपके मन में चल रहा होगा, उनका सिलेबस आप देखो और उसको थोड़ा चिंतन करो, समझो। फिर देखो कि उसके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो कैसे बन रहे हैं। कई बार आपको सिलेबस बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन उसमें जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो आपको समझ ही नहीं आ रहे या आप उनसे डील कर ही नहीं पा रहे हो, तो इसलिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी देख लें। आपको लगे कि नहीं यार सिलेबस भी अच्छा लग रहा है, क्वेश्चंस भी ठीक ठाक हैं, ये तो मैं आंसर कर सकता हूँ इनको, तब फिर इससे अच्छी कोई दूसरी बात नहीं। फिर उसमें एक और काम कर लेना थोड़ा सा, कि टॉपर्स की जो मार्कशीट डली होंगी इंटरनेट पे अलग अलग कोचिंग्स की वेबसाइट पे, उनको डाउनलोड करना, ठीक। फिर आप देखना कि जो टॉपर को जो अंक मिले हैं वो कैसा लिखता है, और जब ऐसा लिखने पे उसको इतने अंक मिले, जैसे अभी मैं आपको बता रहा था कि इनको 300 मिले, कि किसी को 275, तो आप देखना ज़रा कि कैसा लिखने पे 275 मिले हैं, ठीक है, और सब्जेक्ट क्या था। जब आप ऐसा देखोगे तो आपके सामने एक क्लियर पिक्चर आ जाएगी दिमाग में कि वास्तव में वो सब्जेक्ट आपको डील करने लायक है या फिर नहीं है। ये उत्तर पुस्तिकाओं का भी मैं बता चुका हूँ। तो इतनी चीज़ें जब आप देखोगे ना तो आपके सामने बिल्कुल एक हाई रेजोल्यूशन की HD पिक्चर आपके दिमाग में सामने बन जाएगी कि ये सब्जेक्ट मुझे लेना है कि नहीं लेना है, ठीक है। और एक बार जहां आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे ये सब्जेक्ट लेना है, यही मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट बनने वाला है, एक बार चुनाव कर लेने के बाद किसी भी परिस्थिति में आपको चेंज नहीं करना है उसको। तो इसलिए 15 दिन लग रहे हैं ना, लगा दो आराम से, लेकिन चुनाव ऐसा करो कि बस फिनिश करके ही छोड़ोगे उसके साथ, बीच में कोई चेंजेस नहीं। सो ये था कि आप किस तरीके से चुनाव कर सकते हो। अब मैं आपको बोल रहा था कि ये कोचिंग वाले क्या करते हैं, थोड़ा सा तो थोड़ी सावधानियां रखना इस मामले में। आप सबसे पहले तो विज्ञापनों के जाल में ना फंसें। विज्ञापन का 2 उद्देश्य होते हैं। एक तो अगर ग्राहक नहीं है तो ग्राहक को क्रिएट करना, मतलब जैसे आपके अंदर कुछ भी खरीदने की इच्छा नहीं है, जो प्रोडक्ट मार्केट में है वो खरीदने की आपकी इच्छा नहीं है, मतलब आप उसके ग्राहक हो ही नहीं, तो विज्ञापन का पहला काम ये रहेगा कि आपके मन में वो इच्छा पैदा करी जाए कि आप उसको लो। तो एक काम हो गया विज्ञापन का। फिर दूसरा काम ये रहता है कि आपके अंदर वो इच्छा आ गई कि मुझे अब ये चीज़ चाहिए। अब होता क्या है कि मार्केट में वो चीज़ अलग अलग वर्जन में अवेलेबल है, अलग अलग दुकानदारों के यहाँ अवेलेबल है। तो फिर विज्ञापन का दूसरा काम ये होता है कि आप ना हमारे ही वाला ये सामान खरीदो। सो इस तरीके से विज्ञापन के 2 काम हैं, आपको फंसना नहीं उसमें, ठीक। पहली बात तो आपको लालच दिया जाएगा कि ये सब कर लो, उसके बाद फिर वो बताएंगे कि ये सब ना हमारे यहाँ से करना है। जैसे यदि मैं आपसे कहूँ, मैं तो कोई कोचिंग पढ़ाता नहीं हूँ, कुछ है नहीं मेरा, जस्ट एक फ्री मूड बंदा हूँ, तो लेकिन फिर भी मान लो हाइपोथेटिकली स्पीकिंग कि मैं एक कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। उदाहरण के तौर पे मान लो जैसे मेरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, तो मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाता हूँ, मैं उसका टीचर हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको कुछ ऐसा बताऊँगा कि आपके अंदर जिज्ञासा पैदा हो जाए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लेने की, ठीक। दूसरा, यदि मैंने आपके अंदर जिज्ञासा पैदा करी है तो मैं ये थोड़ी बोलूँगा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ले लो, लेकिन मेरे यहाँ का नहीं, किसी और के यहाँ का ले लो। दूसरा काम मेरा ये रहेगा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो आप चुनने वाले वो मेरे यहाँ से ही लो आप, ठीक है। ये वाला एप्लीकेशन है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर दो और उसके बाद क्लास ज्वाइन कर लो। तो विज्ञापन के ये 2 काम होते हैं, समझ में आ गई बात। इस जाल में आपको नहीं फंसना है। आपको जो डिसीजन लेना है अपना खुद लेना है ना। आप यदि डिसीजन नहीं ले सकते हो तो आप UPSC में आने लायक हो ही नहीं, सीधी सी बात है, बात खत्म हो गई। और विज्ञापन के जाल में आप फंस जाते हो, कोई दूसरा व्यक्ति आपके थॉट को प्रभावित कर देता है, तो वहाँ पे आप फेल हो कुल मिला के, ठीक है, आप सिविल सर्विसेज के लायक ही नहीं हो। सो पहला काम ये करना है। दूसरा, ये किस तरीके से किया जाता है आपके अंदर जो मार्केटिंग या विज्ञापन वाली चीज़ें हैं, तो इसको कहते हैं अनुनय। शब्द पढ़ोगे आप एक GS के 4th पेपर में, एथिक्स वाले में, ठीक है। अनुनय माने होता है किसी को मनाना, ये किसी को क्या कहते हैं, किसी को किसी चीज़ के लिए राज़ी करना, ठीक है, उसको बहलाना फुसलाना कुल मिला के।
तो किसी को पर्सुएड करना यानी उसको मनाना अपने प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए, तो वो होता क्या है, ये डायरेक्टली बोला जाता है विज्ञापनों में। इनडायरेक्टली किस तरीके से बोला जाता है, कोई टीचर हैं वो एक वीडियो बनाएंगे इस लिए कि भाई आप ऑप्शनल की जो ऑप्शनल को चुनाव है किस तरीके से कर सकते हो। तो उन्होंने एक वीडियो बनाया, ठीक है, बहुत लंबा चौड़ा उन्होंने एक वीडियो बनाया, एक लेक्चर दिया, और लास्ट में बिल्कुल वीडियो के एंड में जब आप पहुंचोगे तो एक निष्कर्ष निकलेगा कि हालांकि इतने सारे ऑप्शनल्स अवेलेबल हैं, लेकिन आपको ना यही वाला ऑप्शनल लेना चाहिए। कौन सा वाला ऑप्शनल? वही ऑप्शनल जो वो टीचर पढ़ाते हैं, जो खुद उनकी जो कोचिंग की दुकान उन्होंने खोली हुई है ना, वो वाली। सो इस तरीके से वो इनडायरेक्टली आपको, और ऐसे नहीं, वो किस तरीके से बताएंगे वो भी देख लो जरा। जैसे मान लो हिंदी साहित्य, अब आप ये नहीं कहना कि मैं पर्टिकुलर उनको टारगेट कर रहा हूँ, उनको वो बहुत रिस्पेक्टेड हैं, नाम फिर भी मैं नहीं लेने वाला हूँ, तो वो हम सब के रिस्पेक्टेड हैं, ठीक है। पर बात ये है ना कि एब्सोल्यूट नहीं होता कोई भी व्यक्ति, उनका भी अपना बिजनेस है, तो वो उसके हिसाब से चीज़ों को चला रहे। पहले पता है मेरा एक मूड बन रहा था ना कि मैं ये जो है ना एक रोस्ट वीडियो टाइप बनाऊँ, और जितने ये दुकान वगैरह चला रहे हैं ना इनका थोड़ा एक्सपोज करूँ। फिर बाद में सोचा यार कोई गलत भी तो नहीं है। अब कोई व्यक्ति मार्केट में गया और वो उसके टमाटर लिए हुए बेचने के लिए, तो ऑब्वियसली अपनी दुकान पे वो टमाटर रखे तो टमाटर का ही विज्ञापन करेगा ना यार। अब वो उसमें ककड़ी तो बेचने नहीं लगेगा कि टमाटर दुकान पे रखे बोलेगा ककड़ी ले लो ककड़ी, ऐसे नहीं होता ना। तो जो व्यक्ति जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, जिस चीज़ के लिए वो तो अपने सब्जेक्ट का बताएगा ही। बाकी मैं आपको अवेयर करने वाला हूँ, ठीक है। ये होता कैसे, तो वो शिक्षक क्या करेगा, अपने विषय को बताएगा कि ये श्रेष्ठ है, स्कोरिंग है, सफल है, मतलब बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, ठीक है। और ऑब्वियसली वो होगा भी, क्योंकि अब झूठे आंकड़े तो कोई देगा नहीं। लेकिन एक व्यक्ति जो अपने विषय को किसी तरीके से श्रेष्ठ नहीं बता सकता, तो वो क्या करेगा, वो दूसरे विषय को महत्वहीन बताएगा। इस तरीके से आंकड़े पेश करेगा, इस तरीके से तथ्यों को आपके सामने रखेगा कि ऐसा लगेगा हाँ यार दूसरा सब्जेक्ट ना बेकार ही है। जैसे कि इकोनॉमिक्स के बारे में बोला जाता है कि ले लो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट, या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बोला जाता है, या फिर कोई और दूसरा सब्जेक्ट है, ले लो, क्या दिक्कत है। लेकिन नुकसान आपका होगा, बाद में ये लाइन जोड़ दी जाएगी, ठीक है आपको लेना है, आपकी चॉइस, आप ले लो, लेकिन बाद में नुकसान के लिए तैयार रहना। तो ये जो बाद में लाइन जोड़ी जाती है ना, बहुत प्रभावित करती है सामने वाले व्यक्ति को। और लोग चूँकि अब वो इतने माने हुए हैं, उनकी इतनी इमेज बन गई है, इतने बड़े बड़े टीचर्स हैं, मैं पर्टिकुलर एक की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो ऐसी उनकी इमेज बन गई है ना इस सोशल मीडिया के दौर में, कि लोगों को लगता है वो जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल एब्सोल्यूट है, पत्थर की लकीर है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। सबका अपना अपना उद्देश्य है, और वो चीज़ों को जो आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं उनके बैकग्राउंड में बहुत कुछ रहता है। वो इस तरीके से चीज़ों को ले जाएंगे कि आपके लिए जानकारी भी मिल जाए, आपका भी भला हो जाए, और साथ में उनका भी भला हो जाए, ठीक है। और इसमें कुछ गलत नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बस एकदम आपके लिए लूट लिया आपको या फिर बर्बाद कर दिया, सब कुछ कर दिया, ऐसा नहीं है, ठीक है। पर फिर भी उनका थोड़ा सा वो मैनिपुलेट करके चीज़ों को आपके सामने रखते हैं, तो आपको कई बार लगता है कि यार शायद मैं ही गलत सोच रहा हूँ, मेरा ये जो डिसीजन है वो गलत है। तो इन चीज़ों से थोड़ा बच के रहें, ये सावधानियाँ अपनाएं। अब फिर इसके बाद लास्ट सेगमेंट बचता है इस वीडियो का, सब्जेक्ट वाइज ट्रेंड एनालिसिस। और यहाँ पे थोड़ा सा सब्र बना के रखिएगा, क्योंकि आंकड़े आपको बहुत सारे मिलने वाले हैं। थोड़ा पानी वानी पीना हो तो पानी वानी पी के आ जाओ, थोड़ा ब्रेक ले लो। वीडियो तो लंबा होने ही वाला है, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप अभी बिगिनर हैं, तो ज़्यादा पढ़ने लिखने का काम अभी आपके पास है नहीं बहुत, तो आप आराम से 1-1 घंटे वाले ये लंबे वीडियोस देख सकते हो। तो अब हम सब्जेक्ट वाइज ट्रेंड एनालिसिस को देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम ज्योग्राफी को, और इसमें भी पहली वाली टेबल को समझ लो आप, उसके बाद फिर एक एक टेबल आपको आराम से समझ में आ जाएगी। तो जो भी सब्जेक्ट आपका हो, आप यहाँ पे ऐसा कर सकते हो, जैसे आपने मन किया कि मुझे ज्योग्राफी नहीं चाहिए, तो आप इसको स्किप कर सकते हो आराम से, ठीक है। आगे वाला आप देख लेना, मैं अलग अलग चैप्टर्स बना के डाल दूंगा वीडियो के, ठीक है। तो आप चैप्टर्स को नेविगेट करके पहुंच जाओगे वहाँ जो भी आपको चाहिए। तो सबसे पहले ज्योग्राफी को देखते हैं, और यहाँ पे मैंने 2016 से 2020 तक के आंकड़े लिए हैं। 21, 22, 23 के आंकड़े अभी यूपीएससी ने जारी किए नहीं हैं, वो एनुअल रिपोर्ट में जारी करती है, ठीक है। तो यहाँ पे 2016 से 20 तक के आंकड़े हैं। इसमें क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो
ज्योग्राफी सब्जेक्ट है हमारा, सबसे ज़्यादा लोग इसको चुनते हैं, इसलिए मैंने इसको सबसे पहले रखा है। तो ज्योग्राफी 2016 में यदि आप देखोगे, ये वर्ष लिखा है यहाँ पे, परीक्षा में उम्मीदवारों की उपस्थिति। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ये उनके नाम नहीं है, ये उनकी संख्या नहीं है, ये जिन्होंने मेंस के लिए क्वालिफाई किया था। अब कई बार कुछ लोग होते हैं जो पेपर में क्वालिफाई तो कर गए, लेकिन कुछ पेपर में जो नहीं बैठ पाए, जीएस के पेपर में बैठे, पता लगा ऑप्शनल के पेपर में नहीं बैठ पाए, तो मैं उनकी संख्या यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ। यूपीएससी ने उन्हीं की संख्या दी है, मैं उनकी संख्या नहीं दे रहा हूँ। मैं संख्या दे रहा हूँ आपको जो भूगोल के ऑप्शनल सब्जेक्ट में जो लोग बैठे हैं एग्ज़ाम हॉल में जाके, ठीक है। और वो भी मैं फर्स्ट वाले पेपर की आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, जो फर्स्ट पेपर, जैसे ज्योग्राफी के 2 पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, तो फर्स्ट वाले पेपर में जितने लोग उपस्थित रहे हैं उनकी मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। तो ज्योग्राफी में 2016 की स्थिति हम देखें तो इसमें टोटल 3401 व्यक्ति, सोचो कितनी बड़ी संख्या है, ये लोग बैठे ज्योग्राफी के पेपर में। इसमें से सिलेक्शन हुआ 203 का मात्र, और सफलता का जो प्रतिशत रहा वो रहा 5.96, यानी कि इसको आप 6% मान सकते हो। ये सफलता का प्रतिशत। अनुशंसित उम्मीदवार का मतलब जिनको रिकमेंड किया यूपीएससी ने, ठीक है, जो पास हुए, आप यूँ कह सकते हो, जिनका फाइनल रिजल्ट में, फाइनल सीट में नाम आया जिनका। तो समझ में आ गई ये टेबल पूरी। अब इसमें से आप देखो कि 3401 में से 203 सफल हुए। आप इसमें देखो कि 3401 में से 3141 इंग्लिश मीडियम से, 248 केवल हिंदी मीडियम से, और 12 लोग अन्य दूसरी भाषाओं से, जैसे कन्नड़ हो गया, तेलुगु हो गया, गुजराती हो गया, ठीक है। फिर 2016 में, अभी आप यहाँ पे एक ग्राफ देखो थोड़ा नीचे से ऊपर की तरफ, कि 3401, फिर 2651, फिर 1971, फिर 1897, फिर 1299। मतलब ये संख्या कम होती जा रही है, ठीक है। इसका कारण क्या है? क्योंकि सफलता का रेट ये है 5% के आसपास मेंटेन करता है, जबकि यूपीएससी में जो एवरेज माना जाता है, जितने लोग एग्ज़ाम देते हैं उसके हिसाब से वो निकल के आता है 6.66। यानी एक सब्जेक्ट में यदि कोई व्यक्ति का सिलेक्शन रेशियो 6.66 है तो समझ लो वो औसत है, उसको हम कम भी नहीं बोल सकते, उसको ज़्यादा भी नहीं बोल सकते, ठीक है, एवरेज इसको मानते हैं। तो फिर ये ज्योग्राफी का हो गया। आप ये अलग अलग आंकड़े देख सकते हो, ठीक है। मैं आगे बढ़ूँ कि और बताने कुछ। इसमें 2020 का आप देख लो, 1299 में से केवल 95 का सिलेक्शन हुआ। लेकिन आप ये देखो कि 1299 में से हिंदी वाले केवल 75 लोग हैं और अदर लैंग्वेजेस में 3 लोग हैं, बाकी 1221 इंग्लिश मीडियम से हैं। तो आप एक समझ पा रहे होगे कि इंग्लिश मीडियम से कितने सारे लोग एग्ज़ाम देते हैं। एक दूसरा ये भी हो सकता है कि बहुत सारे हिंदी मीडियम वाले प्रीलिम्स में भी फेल हो जाते हैं, ठीक है। तो उसके बहुत सारे रीज़न हैं, अभी मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ थोड़ा सा। बाकी आप ये समझ लो कि ये वास्तविकता है, ठीक है। और ये बेचारे गरीब लोग हैं, ठीक है, हिंदी और बाकी लैंग्वेजेस वाले। इंग्लिश वाले बुरा नहीं मानना, देखो थोड़ा बहुत चलता है यार, अब इस तरीके से बातचीत भी नहीं कर सकते क्या। आगे बढ़ते हैं और ज्योग्राफी के बाद देखते हैं समाजशास्त्र। ये दूसरा वो सब्जेक्ट है जो सबसे ज़्यादा लोग इसको चुनते हैं। लेकिन इसमें एक अच्छी बात ये है कि इसकी सफलता की रेट देखो आप, 10 के आसपास लगभग इसने मैनेज करके रखा है अपने आप को, ठीक है। 9.5 के आसपास तो बिल्कुल फिक्स है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो समाजशास्त्र में इसकी संख्या भी 2016 में आप देखोगे तो 1619 लोग टोटल एग्ज़ाम में बैठे, 1619। उसमें से 1566 केवल इंग्लिश मीडियम वाले थे, 43 लोग केवल हिंदी मीडियम वाले थे और 10 लोग अन्य भाषाओं में से थे, ठीक है। और इसी तरीके से आप देखोगे इसका रेशियो भी थोड़ा सा कम हुआ है, बाकी उतना नहीं कम हुआ है, ठीक है। यहाँ 1619, फिर आप देखोगे जैसे 1250, 1235, तो लगभग 1200 के आसपास अभी भी बना हुआ है। बीच में बहुत कम हो गया था लेकिन वो फिर से बढ़ गया, ठीक है। उसका कारण वही है कि इसकी सफलता की रेट बहुत अच्छी है। और अब क्योंकि हिंदी वाले भी इतने सारे लोग हैं इसमें, तो कहीं ना कहीं इसमें वो भी शामिल होंगे हिंदी वाले, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि शामिल नहीं होंगे। हाँ, इतना है कि रैंक ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता तो लोगों को जानकारी नहीं लग पाती सोशल मीडिया वगैरह के माध्यम से, ठीक है। बाकी सफलता की रेट इसमें अच्छी है और मेरे ख्याल से अच्छा सब्जेक्ट है ये, ठीक। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं राजनीति विज्ञान और इंटरनेशनल रिलेशंस। इसको PSIR बोलते हैं लोग शॉर्ट में। इसमें 2016 में यदि आप देखोगे तो 1210 लोग बैठे,
लेकिन वहीं आप आगे बढ़ोगे तो फिर इसकी संख्या बढ़ गई है, 1841 व्यक्ति हो गए 2020 में, यानी ये संख्या क्रमशः बढ़ती गई है। तो पॉलिटिकल साइंस और ज़्यादा प्रिय विषय बनता जा रहा है अभ्यर्थियों के बीच में। उसका कारण ये है कि इसकी भी सफलता की रेट बिल्कुल कॉन्स्टेंटली 8% के आसपास बनी हुई है, और मैंने आपको बताया कि 6.66 एवरेज है, तो एवरेज से ये 2% आगे की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसमें भी सफलता का रेशियो बहुत अच्छा है, और इसमें सबसे बड़ी बात, हिंदी मीडियम वाले भी पर्याप्त लोग हैं। आप कहोगे कितने पर्याप्त हैं, तो 1210 में से 1114 केवल इंग्लिश वाले, 66 लोग पर्याप्त होते हैं यार अब हिंदी के, जब जिसमें बिल्कुल ना के बराबर संख्या हो, और यदि 66 मिल रहा है तो बहुत है। सो इस तरीके से इसका सक्सेस रेशियो है PSIR का, और मेरे ख्याल से हिंदी के लिए भी अच्छा सब्जेक्ट है। इसमें GS सेकंड का जो बहुत सारा हिस्सा है वो भी कवर हो जाता है, तो ओवरऑल इसमें सफलता की दर अच्छी ही होती है, क्योंकि आपको एक तो ऑप्शनल अच्छा हो जाता है, दूसरा ये है कि आपका जो GS का सेकंड पेपर होता है ना, जो बहुत डायनेमिक होता है, जिसमें भी कम नंबर आते लोगों के, उसमें भी PSIR वालों के अच्छे नंबर आ जाते हैं GS सेकंड पेपर में, ठीक है। सो ये भी मुझे नहीं लगता कि कहीं से ये बेकार सब्जेक्ट है, अच्छा सब्जेक्ट है, हिंदी मीडियम वालों के लिए भी अच्छा है। देखो आप अदर लैंग्वेजेस वाले भी कितने सारे लोग हैं यहाँ पे, तो ओवरऑल अच्छा सब्जेक्ट है, आप इसके बारे में थोड़ा विचार कर सकते हो। इसके बाद है नृविज्ञान, यानी मानव शास्त्र या मानव विज्ञान, एंथ्रोपोलॉजी जिसको कहते हैं, और बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, बहुत ज़्यादा, अभी करंट में तो बहुत इसकी संख्या है, टॉपर्स भी अच्छे खासे निकल रहे इससे, ठीक है। तो इसमें आप कहोगे पढ़ते क्या हैं एंथ्रोपोलॉजी में, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। तो एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ते हैं लगभग समाजशास्त्र के बराबर है, तो मनुष्य का पूरा उत्पत्ति से लेके पूरी मनुष्य का व्यवहार, समाज वगैरह, ये सब कुछ पढ़ते हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें देखो आप 2016 में 913 लोगों ने एग्ज़ाम दिया था, वहीं फिर ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हो गया आज की डेट में, या 2020 तक कहें तो ये 1194, यानी 1200 के आसपास पहुंच गया इसका आंकड़ा। इस तरीके से ये बढ़ता गया, बीच में थोड़ा कम हुआ लेकिन वो फ़र्क नहीं पड़ता, बाद में फिर इसने मैनेज किया, और आप इसकी सफलता की रेट देख रहे हो ये, ठीक है, 9 के आसपास तो बिल्कुल अपने आप को मैनेज करके रखा है इसने, लेकिन इससे पहले भी और ज़्यादा था, बाद में 2021-22 में और आंकड़े आते हैं तो उसमें पता नहीं और क्या होने वाला है। सो एंथ्रोपोलॉजी भी एक अच्छा सब्जेक्ट है, लेकिन अभी फ़िलहाल वो केवल इंग्लिश मीडियम वालों के लिए अच्छा सब्जेक्ट है। आप देख सकते हो यहाँ 2017 में अदर लैंग्वेजेस वाले तो कोई अपीयर ही नहीं हुए, ठीक है, केवल इंग्लिश मीडियम वाले थे वहाँ पे, बाकी यहाँ पे 1, 3, तो ये ऐसे आंकड़े हैं जिनको हम इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी सफलता का रेशियो अच्छा होने के बावजूद भी ये हिंदी मीडियम वालों के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग है, ठीक। आंकड़ों की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी डिपेंड करेगा आपके ऊपर, ठीक है। तो ये हो गया एंथ्रोपोलॉजी। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा उन सब्जेक्ट पे आते हैं जो 500 के आसपास जिनका वो रहता है चुनाव करने का रेशियो। तो वो हमारा है हिस्ट्री। हिस्ट्री में आप यदि 2016 में देखो तो संख्या हज़ारों में थी, और 2020 में आप देखो तो संख्या आधे पे आ गई, आधे से भी और कम पे आ गई, 574 वहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे 1500 के आसपास दिख रहा है, 1414। इसका कारण ये है कि सफलता की दर भी इसमें बहुत कम है। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो हिंदी मीडियम वाले, देखो आप भर भर के एस्पिरेंट यहाँ पे बैठे हैं, ठीक है। तो अच्छा खासा इसमें स्कोप रहता है, हिंदी वाले चुन लेते जनरली इसको, क्योंकि हिंदी मीडियम आर्ट्स सब्जेक्ट और उन आर्ट्स में इतिहास का होना तो जनरली वो मैच करता है, तो इसलिए हिंदी मीडियम वालों की भी पर्याप्त संख्या इसमें आ जाती है। और अदर लैंग्वेजेस में भी आप देख सकते हो अच्छी खासी संख्या है। बाकी इंग्लिश मीडियम से कंपेयर नहीं किया जा सकता है ना, वो तो अभी की डेट में तो नहीं कर सकते, और फ्यूचर में पता नहीं कितने सालों तक और नहीं कर सकते। बाकी ये है कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, तो यहाँ पे समथिंग तो है। तो आप हिस्ट्री को देख सकते हो थोड़ा, लेकिन वही है कि इसका सफलता का जो परसेंटेज है थोड़ा सा कम है, तो वो आप देख लो। यदि आपका ग्रेजुएशन में हिस्ट्री रहा है तो फिर मैं कहूँगा कि थोड़ा विचार कर लेना इसके ऊपर, ठीक है, कोई बुराई नहीं है। क्योंकि यदि आपने ग्रेजुएशन में हिस्ट्री पढ़ा है और अच्छे से पढ़ा है थोड़ा सा, तो फिर मुझे नहीं लगता कि ये बाकी चीज़ें मैटर करेंगी आपके लिए, ठीक है। ये उनके लिए है जो साइंस लेके पढ़े हैं और फिर हिस्ट्री लेने का सोच रहे हैं, तो उनके लिए मैं बोलूँगा थोड़ा ये उतना लेने लायक नहीं है, ठीक है। इसके बाद फिर इतिहास के बाद हम लोक प्रशासन की तरफ चलते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, नाम से ही समझ में आ रहा है एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये बिल्कुल जुड़ी हुई जो सर्विस है, सर्विस से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है, ठीक है। और पहले इसका क्रेज़ बहुत था, लेकिन समय के साथ वो भी कम हो गया।
तो इसमें आप देख सकते हो 2016 में 1488 लोग बैठे टोटल, ठीक है। सफलता की दर 160 यानी कि 10 के ऊपर, ठीक, अच्छा खासा था। तो वो तो खैर अभी भी ठीक ठाक है, उसमें कोई बुराई नहीं है। अब इसमें आपको लेना है कि नहीं लेना है, ये सबके लिए ऐसा है कि ग्रेजुएशन में अब किसी ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा है तब तो फिर मैं नहीं कह सकता। बाकी आप यदि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को लेने का सोच रहे हो तो फिर आप थोड़ा सा सोशियोलॉजी को भी देख सकते हो, फिर अदर को भी देख सकते हो। हिंदी मीडियम वाले हो तो आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को ले सकते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। बाकी आप इसको देख लेना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसको लेना है या फिर इसको नहीं लेना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। सिलेबस देखोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखोगे तो आपको थोड़ा समझ आ जाएगा कि आपको इसका क्या करना है, ठीक है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बाद हम आगे बढ़ते हैं और मैथमेटिक्स को थोड़ा सा देख लेते हैं। मैथमेटिक्स में अच्छे खासे स्टूडेंट्स इसको लेते हैं। कई बार ये होता है कि अरे जब बाकी सब्जेक्ट इतने टफ आते हैं ह्यूमैनिटीज़ वगैरह के, आईएएस के एग्ज़ाम में मैथमेटिक्स कौन लेगा, लेते हैं भाई, लेने वाले लोग लेते हैं। आप देख रहे हो यहाँ पे संख्या, और एवरेज इसका वही 6-7 के आसपास निकल आएगा यदि आप पूरा निकालोगे। तो एवरेज ठीक ठाक है, मैं बहुत अच्छा तो नहीं कहूँगा। बाकी आप यही देख सकते हो कि सब इंग्लिश मीडियम वालों की भरमार है यहाँ पे। हिंदी मीडियम वाले यहाँ पे 1, 1, 3, 8, 10, ठीक है। समय के साथ ये कम होता गया है, हो सकता है आपको आगे जाके 0 मिलने लगे जब अगली रिपोर्ट यूपीएससी जारी करे। अदर लैंग्वेजेस में आपको 0 ही 0 मिलेंगे, 1-2 मिल गए तो उससे कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है। सो इस तरीके से ये गणित का पूरा डेटा है आपका, इसको आप कंसीडर कर सकते हो। और यदि आप मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से हो, ग्रेजुएशन आपने किया है और अच्छे लगन से उसको पढ़ा है, आप अच्छे से डील कर सकते हो, बहुत कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हैं, तो फिर आप मैथमेटिक्स ले सकते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। बाकी आप देख लेना, ज़्यादा अच्छे से डिसीजन आप खुद ही ले पाओगे। अब बारी है फ़िलॉसफी, दर्शन शास्त्र। सुनने में तो लगता है दर्शन शास्त्र बड़े बड़े थिंकर्स या कुछ, हाँ है, सब कुछ है। उसके बावजूद भी अच्छे खासे लोग इसको ज्वाइन करते हैं इस सब्जेक्ट को, और हिंदी मीडियम में भी अच्छा खासा रेशियो है इनका। देखो आप 2016 में 837 टोटल बैठे लोग, जिसमें से 210 थे हिंदी वाले, ठीक है। तो पर्याप्त लोग इसमें बैठते हैं। सफलता का रेशियो लेकिन वही 5.25, यहाँ से थोड़ा सा बढ़ा है, लेकिन वो मैं आपको बता दूँ, यहाँ हिंदी वाले देखो थोड़े से कम है, अदर लैंग्वेज के भी थोड़े से कम है, इंग्लिश वालों की भी अभी बोलबाला यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है। इसकी भी सफलता का जो रेशियो है वो आराम से 6-7 के आसपास है। तो आप इसको वही देख सकते हो, 50-50 वाली बात है। मैं इसमें कुछ अपना व्यू दे नहीं सकता। हाँ, सोशोलॉजी हो गया और वो पॉलिटिकल साइंस हो गया, इसमें मैंने आपको बोल दिया है कि आप इनको कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र लोग बोलते कि ज़बरदस्ती का लेना है, लेकिन यदि आप अर्थशास्त्र बैकग्राउंड से हैं तो बिल्कुल धूमधाम से आप ले लीजिए इसको, क्योंकि जनरली जो ग्रेजुएशन में अर्थशास्त्र पढ़ता है व्यक्ति वो इंग्लिश मीडियम से होता है, तो आप ले सकते हो इकोनॉमिक्स, ठीक है। पर बात वही है, हिंदी के लिए कोई स्कोप नहीं है इसमें, ठीक है। अब थोड़ा बहुत है तो वो अपवाद में है, बाकी इसका सक्सेस रेशियो आप देखोगे तो बहुत हाई है, बहुत सबसे ज़्यादा। मतलब ये आप देख सकते हो यहाँ पे बढ़ता ही गया है इसका, जैसे 8.22 है, फिर उसके बाद थोड़ा कम हुआ, फिर उसके बाद 11, फिर 10, फिर 13, मतलब ये तो दुगने के उस तरफ चल रहा है। पर बात वही है, केवल इंग्लिश वालों के लिए है। तो इंग्लिश मीडियम वालों से मैं कहूँगा कि यदि आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा है अपने ग्रेजुएशन में तो फिर आप धूमधाम से इकोनॉमिक्स ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल। असफलता का रेशियो भी उसमें बहुत अच्छा आ रहा है, ठीक है। हिंदी वाले थोड़ा सा कोशिश करना बचना इससे, ठीक है। अब ग्रेजुएशन में ठीक ठाक रहा हो तो अब, या फिर जिस तरीके से भी आप मैनेज कर पाओ, मना तो मैं नहीं करूँगा। बाकी यही है कि थोड़ा देख लेना इसको, ठीक है। ज़बरदस्ती क्यों रिस्क लेना है, वही गलत डिसीजन आपका ना हो जाए, इसलिए मैं ये पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये डेटा मैंने कैसे कैसे कलेक्ट किया, रिपोर्ट में इस तरीके से नहीं दिया, रिपोर्ट में दूसरे तरीके से दिया है, मैंने उसका अलग से कैलकुलेशन करके निकाला है, ठीक है। तो इतनी माथापच्ची मैंने इसीलिए करी है कि आपको थोड़ा सही तरीके से गाइड कर सकूँ। तो ये अर्थशास्त्र हो गया। अब इसके बाद लास्ट बचता है हमारा, जिसकी बहुत ऐड होती है, हिंदी साहित्य, ठीक है। अब ये तो साहित्य वाला लिटरेचर का है, तो अब इसमें इंग्लिश मीडियम तो हो ही नहीं सकता, अदर भी नहीं हो सकता। तो 288 लोगों ने एग्ज़ाम दिया, 36 लोग इसमें सेलेक्ट हुए, तो 12% रेशियो था। ये केवल 2016 में रहा है, उसके बाद नहीं रहा। फिर उसके बाद फिर ये एवरेज पे आ गया, 6 के एवरेज पे, जो इसका 6 का रहता है, 6.66 या फिर 7 मान सकते हो आप उसको। तो इसका भी अगर 6 के ऊपर है तो ठीक है, मतलब कोई बुराई नहीं है, क्या दिक्कत है इसमें भी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हिंदी में जितने लोग बैठते हैं, आप देख रहे हो ज्योग्राफी में कितने लोग बैठ रहे थे, पॉलिटिकल साइंस में, सोशोलॉजी में, उनकी तुलना में हिंदी मीडियम वालों की संख्या बहुत कम है।
कहाँ 1500 लोग, कहाँ 2000 लोग, कहाँ 200 लोग, ठीक है। यहाँ 191 हो गए थे 2019 में। बाकी यदि आपका ग्रेजुएशन में हिंदी साहित्य रहा है तो फिर आप आंख बंद करके हिंदी साहित्य ले लो, इसमें कोई बुराई नहीं है। पर यदि नहीं रहा ग्रेजुएशन में तो फिर आप थोड़ा सा उधर सोशियोलॉजी को कंसीडर कर सकते हो या फिर पॉलिटिकल साइंस वगैरह को देख सकते हो, ठीक है। सो ये हिंदी साहित्य के बारे में था। अच्छा सब्जेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको भी कंसीडर कर सकते हो यदि आप हिंदी मीडियम से हो तो फिर बस ये आखिरी सब्जेक्ट था हमारा। उम्मीद करता हूँ कि आपको थोड़ी सी एक अंतर्दृष्टि मिली होगी चीज़ों को समझने में और आप सही तरीके से अब डिसाइड कर पाओगे। थोड़ा सा मेहनत कर लेना, 10-12 दिन, एक आध हफ्ते, जितना भी आपको करना हो, तो उससे आपको सही ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करने में हेल्प मिलेगी। अब देख लेते हैं कि इस पूरे लेक्चर में हमने किन किन चीज़ों को देखा। तो सभी पेपर्स देखे कि मेंस में 9 पेपर होते हैं, जिसमें से 2 क्वालिफाइंग होते हैं, 7 में अंक जुड़ते हैं, 7 में से 5 कंपलसरी हैं और 2 हमारे पेपर होते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट के। फिर इम्पॉर्टेंस देखी हमने ऑप्शनल सब्जेक्ट की, बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी सफलता में, एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। फिर जो हमारे टॉप ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, टॉप 10 मैंने आपको वो 10 दिखाए थे। उसके बाद फिर टॉपर्स की परफॉर्मेंस कैसी रही, तो आपने देखा कि 300 के आसपास उनका है 500 में से टोटल, और एक सब्जेक्ट में 150, ठीक है, ऐसा आप मोटा मोटा मान के चलो। फिर आप बेस्ट कैसे चुन सकते हो, तो मैंने आपको कुछ आधार बता दिए थे जिनके आधार पे आप अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट चुन सकते हो। कुछ सावधानियाँ भी बताई थी कि आप किस तरीके से मार्केट वगैरह के जाल में नहीं फंसना है। फिर उसके बाद सब्जेक्ट वाइज ट्रेंड एनालिसिस मैंने आपको दिखाया, तो जिससे आप देख सकते हो कि ये किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है सब्जेक्ट आपकी हाल के वर्षों में, ठीक है। सो इस तरीके से ये आज के हमारे वीडियो का अंत होता है। समरी क्या निकली पूरे वीडियो की, तो समरी यही निकली कि सिविल सेवा परीक्षा में वैकल्पिक विषय एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटक है। इसका चुनाव करते समय हमें अपनी पृष्ठभूमि, रुचि, पाठ्यक्रम का स्वरूप तथा अन्य पेपर्स में इसकी उपयोगिता आदि पर विचार करना चाहिए। अब थोड़ा सा देख लेते कि अगले लेक्चर में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। जो जनरल स्टडीज़ का फर्स्ट पेपर है हमारा, जिसको हम ज्योग्राफी और हिस्ट्री वगैरह का पेपर बोलते हैं, तो उसके अंतर्गत हम लोग किन किन बातों पर डिस्कस करेंगे। उसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि जीएस फर्स्ट पेपर में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, ठीक है, सभी जो 5-6 सब्जेक्ट हैं उनकी बात करेंगे हम। इसके बाद फिर कंप्लीट सिलेबस की एक एक लाइन को एनालिसिस करेंगे अपन। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे, टॉपर्स का स्कोर क्या रहा उसमें वहाँ भी देखेंगे, ठीक है। स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, क्या अप्रोच रखनी चाहिए उस पेपर को पढ़ते टाइम, वो भी देखेंगे। और फिर कौन कौन सी बुक्स या फिर अदर जो मटेरियल्स हैं जो आपके लिए उपयोगी हैं, जिनसे आपको उसकी तैयारी करनी चाहिए, उनकी बात करेंगे, ठीक है। और इस तरीके से फिर हम उस वीडियो को पूरा समाप्त कर देंगे। तो ये था हमारे इस वीडियो का अंत। उम्मीद करता हूँ कि अब आप अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को सही तरीके से चुनने में सफल होंगे। यदि आपको वीडियो उपयोगी लगा हो तो बेधड़क इसको लाइक करें, प्लेलिस्ट को सेव कर लेना ताकि आपको बार बार ढूंढना ना पड़े वीडियो को। और यदि चैनल पे नए ही होगे वैसे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे भी अपनी यात्रा का साथी बना लेना यदि आप हिंदी मीडियम से घर से तैयारी कर रहे हो यूपीएससी एग्ज़ाम की। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव एन ऑसम डे।